नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये तो एक सूचना है, लेकिन ममता बनर्जी और दक्षिण भारत से सीएए के विरोध में आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और ममता बनर्जी ने तो विदिन मिनट उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि वो इसके खिलाफ हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि वो इसको लागू नहीं होने देंगी अपने स्टेट में। अच्छा, ये आवाज़ें सर्वाइवल के लिए है या कि उनका वोट बैंक जो है, वो खिसक रहा है इसलिए है? इसी पे बात होगी आज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रशांत किशोर के उस बयान पे भी ले जाती हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाजपा बंगाल में एक बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। प्रशांत किशोर कभी ममता बनर्जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे हैं और ये उनका एक अनुमान हो सकता है, लेकिन जो हालात हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को बीजेपी के साथ अच्छी खासी फाइट देनी पड़ेगी, अपने आप को आगे निकालने के लिए। और बीजेपी ने भी अपने पूरे घोड़े खोले हुए हैं। वजह चाहे अब ये सीएए हो या फिर उनका चहेता शाहजहान शेख हो या फिर संदेश गली की घटना हो या फिर वो राशन घोटाला हो। और शेख इस समय सीबीआई की कस्टडी में है और उससे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये सब चीज़ें मिला कर के अ, ममता बनर्जी को एक डर पैदा कर रही हैं, आने वाले चुनाव के दिनों के लिए। ममता बनर्जी ने अब सीएए पर भी बयानबाज़ी शुरू कर दी है। यू कैन से कि वो उलझी हुई हैं इसमें, बजाए इसके कि वो अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाएँ, किस तरीके से उन्हें चुनाव लड़ना है 2024 का, वो इस समय सीएए में उलझ गई हैं। ऑलरेडी वो शेख के मामले में उलझी हुई थी, ये एक दूसरा और फैक्टर उनके सामने आ गया है। अब देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन यानी कि एनआरसी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एनआरसी के लिए आवेदन किए बिना अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, तो वो इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अब आप इसका मतलब समझिए। दरअसल सीएए को देश में लागू कर दिया गया है। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया कि उसके लिए पोर्टल लॉन्च हो गया है, लोग वहाँ आवेदन कर सकते हैं। वहीं असम में इसका विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि इससे बाहरी लोग राज्य में भर जाएँगे। आप जानते ही हैं कि 11 तारीख को पूरे देश में सीएए लागू कर दिया गया है, जिसके बाद केरल के एक राजनीतिक संगठन ने इस पर रोक लगाने के लिए यानी कि सीएए पे रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटकाया है। सब लोग जा सकते हैं, सबको आज़ादी है, हमारा संविधान ऐसा है जिसमें सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इनका ये कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। ये ओवैसी जी कह रहे हैं इनडायरेक्टली। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए का जो दांव चला है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल और असम की सियासत पे पड़ने वाला है। अधिसूचना का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मतुआ समुदाय के जश्न मनाए गए थे। इन समुदायों ने जश्न मनाए, दिवाली मनाई, लेकिन असम में अखिल असम छात्र संघ ने विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। इवन उन्होंने सीएए की प्रतियां भी फूकी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए सीएए का मुद्दा सियासी मुफीद साबित हो सकता है, तो असम में टेंशन बन सकता है। बंगाल में क्लीन स्वीप का सपना देख रही ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण बन गया है। यानी कि यूँ कहिए इसे एक लाइन में कि बीजेपी ने ममता दीदी की चिंता बढ़ा दी है। मतुआ समुदाय के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाल का सियासी गणित काफ़ी हद तक मतुआ मतों पर टिका रहता है और ये भी माना जाता है कि मतुआ वोट जिस तरफ भी खिसक जाए, उस तरफ का ही पलड़ा भारी हो जाता है।
बंगाल में लगभग 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 80 लाख आप अंडरलाइन कीजिए कितनी बड़ी संख्या है, मतुआ समुदाय के मतदाता हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। और पश्चिम बंगाल के नादिया और उत्तर-दक्षिण दक्षिण 24 परगना के जिलों की कम से कम 4 लोकसभा की सीटों में ये समुदाय एक तरह से यूँ समझिए कि जजमेंटल है। ये वहाँ निर्णय करते हैं कि कौन-सी पार्टी जीत सकती है। और सीएए के मुद्दे पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बनगाँव और रानाघाट की सीट जीती थी। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। दरअसल सीएए का मुद्दा मतुआ समुदाय के लिए बेहद बेहद खास है। इस अहमियत को समझने के लिए मतुआ समुदाय के इतिहास में थोड़ा-सा मैं आपको ले जाना चाहूँगी। मतुआ समुदाय पूर्वी बंगाल और अब बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं। जातियों की श्रेणी में इन्हें दलित समुदाय के तौर पे रखा गया है और इन्हें नामशूद्र कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाल से आए मतुआ समुदाय के लोग काफ़ी समय से स्थायी नागरिकता की माँग करते रहे हैं। ये हिंदू शरणार्थी हैं, जो देश के विभाजन के दौरान और बाद के दशकों में बांग्लादेश से भारत पहुँचे थे। मतुआ समुदाय की तरह राजवंशी समुदाय को भी सीएए का लाभ है। राजवंशी भी हिंदू हैं। 1971 से इन लोगों को अब तक नागरिकता नहीं मिली है। और पश्चिम बंगाल के 4 जिले यानी कि नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी वर्धमान में मतुआ समुदाय का अच्छा खासा इम्पैक्ट है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में 10 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। इनमें से 4 लोकसभा सीटों पर मतुआ संप्रदाय का प्रभाव है। तो अब आप समझ लीजिए, मतुआ के साथ-साथ राजवंशी समुदाय की भी स्थायी नागरिकता की बहुत पुरानी डिमांड है उनकी। और कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार आदि में राजवंशी समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में राजवंशी समुदाय का असर उत्तर बंगाल की 4-5 लोकसभा सीटों पर है और कुल मिलाकर के राज्य की चौथाई लोकसभा सीटों पर सीएए कानून का सीधा असर हुआ है। और सीएए के कानून से जिन सेगमेंट्स को फ़ायदा होने वाला है, उन लोगों में बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी का साथ दिया था उन लोगों ने। बीजेपी ने ये कहा था कि हम ये लेकर के आ रहे हैं, सीएए आपको नागरिकता दी जाएगी। एंड ये मुझे शुरुआत में ही बताना चाहिए था और वैसे आपको पता भी है कि मोदी और शाह उन्होंने जो कहा, वो उन्होंने करके दिखाया और वो अब वहाँ जाकर के ये कह सकते हैं कि हमने आपसे ये कहा और हमने ये करके दिखा दिया, अब आपको नागरिकता मिल सकती है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ममता दीदी। यही वजह है कि सीएए कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी को बंगाल में सियासी फ़ायदे की उम्मीद है और उधर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगे। ममता कहती हैं कि ये अगर लागू होगा, तो वो न जाने क्या-क्या कर देंगी, बहुत कुछ कह रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने काफ़ी बयानबाज़ी करी और ममता बनर्जी ने इस कानून को लागू करने में ढीला ढाला अ, ब्ला-ब्ला बहुत कुछ कहा उन्होंने। और एक चीज़ तो है, बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है बीजेपी ने, सबसे बड़ी बात ये है। अब ममता बनर्जी भी बोलने में, अटैक करने में, खेला करने में बड़ी माहिर हैं। उन्होंने उसी समय मतलब जिस समय इसकी घोषणा होती है अ, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने उसी समय विदिन 2 मिनट उन्होंने ट्वीट किया एंड उसके 15-20 मिनट के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो इसको लागू नहीं होने देंगे। अब आप मैं थोड़ी-सी बात आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो लागू नहीं होने देंगी, तो उसमें वो अड़ंगा लगा सकती हैं। कैसे? इस तरीके से कि अगर आपको पता है आप पासपोर्ट बनवाते हैं, तो पासपोर्ट तो सेंटर के अंडर में आता है ना, केंद्र सरकार ही
पासपोर्ट आपको देती है। लेकिन पासपोर्ट जिस दिन आपको मिलता है, उससे पहले आप किन-किन लोगों से मिलते हैं? आपने एक बार अप्लाई कर दिया, उसके बाद केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को ये कहती है कि आप फलाँ व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी निकाल कर के हमें दें। उसका बाकायदा सत्यापन होता है। यानी कि आप जानते ही हैं कि हर हर सिटी में एलआईयू का एक बड़ा सेगमेंट रहता है। पुलिस के साथ पुलिस कार्यालय में ही उनका कार्यालय होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट अ, विभाग होता है एलआईयू का और ये अब इस पे जो कंट्रोल होता है, वो प्रदेश सरकार का ही होता है। तो अड़ंगे अगर लगाना चाहेंगी तो वो बहुत तरीके हैं उन पे और अगर केंद्र सरकार सख्त हो जाएगी, तो वो कहीं भी रायता नहीं फैला सकती हैं। बस ये एक फ़र्क है कि वो कैसे अड़ंगे लगा सकती हैं। तो वो अड़ंगे इस तरीके से लगाएँगी कि एलआईयू से वेरिफ़िकेशन करने का जो एक प्रोसीजर होता है, उसमें वो अड़ंगा लगा सकती हैं और अगर वो ना हो, तो जैसे आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है, वैसे ही आपको नागरिकता नहीं मिलने के लिए भी आप तैयार रहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पासपोर्ट मिलता है, वैसे ही आपको नागरिकता मिलेगी और अगर आपका स्थानीय वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ, तो आपके डॉक्यूमेंट अधूरे रहेंगे और केंद्र सरकार उसको ओके नहीं करेगी। जब तक एलआईयू की रिपोर्ट नहीं लग के जाएगी, तब तक आगे नागरिकता मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती और जब इस पे भी कोई नया नियम आ जाएगा, तो ममता दीदी फिर चुपचाप बैठ जाएँगी। कुल मिला के स्थिति जो है वो ये है कि सीएए ने ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। अब जो समुदाय जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, वो ऑब्वियसली बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अब ममता दीदी की धड़कनें इसीलिए बढ़ी हुई हैं कि अब तक तो सारे वोट वो उनको मिल रहे थे। अब अब ये विभाजन हो जाएगा, इसलिए उनका संकट बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पे आप अपनी राय भी दें, इसे आप लाइक करें, ये मेरा निवेदन है आपसे कि लाइक का बटन दबाएँ और इसे आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि पता तो चले कि सीएए का इम्पैक्ट क्या है? क्या है सीएए? क्यों ममता दीदी इतनी परेशान हैं? और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे सारे कंटेंट आपको सबसे पहले मिले और एक बहुत ही ज़रूरी आग्रह है मेरा आपसे कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो मेरे नोटिफ़िकेशन है आपको सबसे पहले मिले। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।